डाउ फ्यूचर्स के चलते हल्की कमजोरी के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से, लेकिन क्या ये कमजोर शुरुआत आपको देगी तुरंत खरीदारी के मौके या फिर करना है इंतजार? रेंज में रहेंगे या फिर कुछ और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए बाजार है तैयार? वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले क्या होना चाहिए आपका ट्रेड और किन लेवल्स पर यह रहेगा खास फोकस? तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इस मिडवीक ट्रेडिंग सेशन में बाजार की चाल कैसी रहेगी, नई आईपीओ खुल रही है और साथ ही कई सारे स्टॉक्स फोकस में हैं। अनिल जी, ढेर सारी बातें करनी है, बताइए आज के लिए बड़ी बातें क्या हैं सर? सबसे पहले अगर आप देखें, अनिल जी से फिर से संपर्क जुड़ते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें जिस तरह से एक्शन बाजारों में बना है, स्पेशली ग्लोबल बाजारों में एक बार फिर से आपने तेजी का माहौल रहा। एक दिन की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजारों में उछाल आया, 185 अंक ऊपर रहा डाउ, वहीं एसएनपी और नैस्डैक पर नया क्लोजिंग हाई दिखा। हालांकि आखिरी घंटे में थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर आई। स्टिमुलस बिल को लेकर कुछ और चर्चाएं शुरू हो रही हैं। आरबीआई की पॉलिसी पर नजर है। आज से एमपीसी की 3 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। फ्राइडे को पता चलेगा कि क्या रेट्स में बदलाव होगा। वैसे तो अनुमान कम लगाया जा रहा है, पर आउटलुक क्या रहता है, यहां पर नजर रहेगी। हमारा मेगा पोल है, उसकी भी डिटेल्स आपको देंगे। अनिल जी से चर्चा करेंगे नया आईपीओ जो आज से खुलने जा रहा है, बर्गर किंग, क्या इसका बाइट आपको लेना चाहिए या नहीं। और फाइनली डॉक्टर रेड्डीज, यहां पर भी नजर रखिए क्योंकि स्पुतनिक 5 वैक्सीन का ट्रायल फेज 2 और फेज 3 ट्रायल साइमल्टेनियसली भारत में शुरू हो रहा है। तो वैक्सीन से जुड़ी खबरें भी आपको बाजार की दिशा पर फोकस करते हुए दिखाएंगी। तो अनिल जी, ढेर सारी बातें करनी है सर आज के एक्शन के लिए और ऑफ कोर्स आईपीओ पर भी आपकी राय में लेना चाहूंगा सर। पर एक बार जो कल का मार्केट एक्शन था, जरा ये समझाइए सर, क्योंकि अब तो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग भी खत्म हो गई, नया महीना शुरू हो रहा है, पर एफआईएस का मोमेंटम बरकरार है। कल फिर से एक बड़ा बाय फिगर आते हुए दिखा है और ये जो एफआईएस की लगातार खरीदारी हो रही है सर, इसका फैक्टर क्या है? इनको क्या ऐसी बड़ी चीज दिख रही है बाजार में जो शायद बाकी लोग अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं? दीप, सिंपल चीज है, लिक्विडिटी और नीची ब्याज दरें। दो चीजें देखिए, तेजी करने के बुल मार्केट के लिए जो दो सबसे बड़ी चीजें चाहिए, एक तो ये कि ब्याज दरें नीचे होनी चाहिए और दूसरा जेब में पैसा। और ये दोनों ही चीजें इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास में हैं। देखिए, अमेरिका में 2023 तक ब्याज दरें बढ़ेंगी, इसकी संभावना बहुत कम है। फेड लगातार संकेत दे चुका है। अब तो कोरोना की जो दूसरी तीसरी वेव जो भी आप बोल दें, वो आने के बाद तो इकोनॉमिक रिकवरी के और धीमे पड़ने के संकेत है। तो उसके चलते ब्याज दरें जल्दी से बढ़ेगी नहीं और फेड चाहता है कि वहां महंगाई बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़े ताकि ग्रोथ आए। तो उस लिहाज से अगर आपको पता है कि अगले 2-3 साल ब्याज दरें बढ़ने का स्कोप कम है, नहीं के बराबर है, अगर बढ़ेगी तो बहुत ही कम, और उसके पहले भी आपको फेड संकेत देगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप डेट में पैसा लगाकर, फिक्स इनकम में पैसा लगाकर पैसा कमाएंगे कैसे? तो फिर कमाने के लिए आपके पास बची है रिस्की एसेट्स, जहां पर आप थोड़ी रिस्क ले लेकिन कमाई अच्छी हो सकती है, और उसमें आती है सबसे ऊपर इक्विटी। दूसरी बात यह कि सबसे बुरा वक्त पीछे निकल चुका है, ये आप हम सब जानते हैं। और जहां तक कोरोना का सवाल है, वेव दूसरी आती भी दिख रही, तो भी सबको ये पता है कि ये कुछ समय की बात है। जब हम मार्च अप्रैल मई के महीने निकाल चुके तो ये क्या चीज है, अब तो हमारी वैक्सीन हमारे सामने है और जो कुछ आखिरी नुकसान होना है महीने 2 महीने में हो जाएगा, उसके बाद सब ठीक, फिर लाइफ माफ कीजिएगा, फिर लाइफ बैक टू नॉर्मल। तो इन सबको देखते हुए आगे के लिए उम्मीद ज्यादा, डर पीछे, उम्मीद आगे, ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि इकोनॉमिक रिकवरी में अभी अगर वक्त है, अगले 2 साल ब्याज दरें नीचे रहनी है, पैकेज की बड़ी जरूरत है। जैसे $900 बिलियन के पैकेज की बात हो रही थी कल, और जिसकी वजह से पहले अमेरिकी बाजार चढ़े भी और फिर बाद में लगा कि थोड़ी शायद वक्त लगेगी, उसके बाद अमेरिकी बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी लाइफ हाई से। तो लेकिन जितना बड़ा पैकेज उतना ज्यादा जेब में पैसा और उतना ज्यादा आपके लिए लिक्विडिटी और उतना ही ज्यादा इक्विटी में पैसा आने का स्कोप। तो ये सारा एकदम परफेक्ट फॉर्मूला बैठा हुआ है जो बाजारों में तेजी लेकर आ रहा है, और फिलहाल इसके कहीं संकेत आपको दिख नहीं रहे। दिसंबर के महीने में भी देखिए, कल आपने दमदार शुरुआत की। देखिए, कल के आंकड़े बेहद अहम, बेहद इंपॉर्टेंट है दीप, वो 2 लिहाज से। पहली चीज तो ये कि नवंबर तक तो हमें यह पता था कि एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव होने की वजह से बड़ा पैसा हिंदुस्तान में आना है, वेटेज बढ़ रहा है, कई सारे शेयरों में खरीदारी होनी, वो हुई भी, और 65,000 करोड़ अपने आप में सबसे बड़ा आंकड़ा है किसी एक महीने का। लेकिन कल महीने के पहले दिन 3200 करोड़ से ज्यादा की कैश मार्केट में अगर एफआईएस की तरफ से खरीदारी है, तो ये बता ये रहा है कि ये सिर्फ एक इवेंट एमएससीआई इंडेक्स के बदलाव की नहीं थी, बल्कि
ये ग्लोबल फिनोमिना है, ग्लोबल पूरा मूड ऐसा है कि इतना बड़ा पैसा ग्लोबल मार्केट्स में तैयार बैठा है इक्विटी में आने के लिए, और उसका एक छोटा हिस्सा हमें भी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जहां लिक्विडिटी भरपूर है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे है, पैकेज और बड़ा आने की संभावना है, और इकोनॉमिक रिकवरी कुछ समय बाद आपके सामने है, कोरोना का डर पीछे है, कोरोना से बचने की उम्मीद आगे है। इन सब के चलते ये कॉम्बिनेशन ऐसा डेडली बन रहा है कि जिसकी वजह से आप बाजारों को लगातार ऊपर जाते हुए देख रहे हैं और लगातार खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। तो अब जहां तक सवाल है कि किसे दिख रहा है किसे नहीं दिख रहा है, जिसकी जेब में पैसा है और जिसकी जेब में कॉन्फिडेंस है, जिसके दिल में रिस्क लेने की ताकत है, उन्हें दिख रहा है, और जो नहीं ये देख पा रहे हैं उन्हें नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये कॉम्बिनेशन साफ नजर आ रहा है। अब इस कॉम्बिनेशन को लेकर आपके मन में अलग अलग सवाल हो सकते हैं कि क्या हर रोज बाजार इसी तरह से बढ़ सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हर रोज जिस तरह से गिरता था मार्च के महीने में वो भी नहीं होता, तो हर रोज बढ़ भी नहीं सकता। तो बाजार के अपनी प्रोसेस है समय समय पर करेक्शन देने की, समय समय पर जो कमजोर ट्रेडर्स हैं या कमजोर इन्वेस्टर्स हैं उन्हें सिस्टम से बाहर करने की, स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की, वो तो होती रहेगी, चलती रहेगी, और वो कब आएगा वो आपको पता नहीं। आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि ये ग्लोबल रैली जो चल रही है ये सिर्फ हिंदुस्तान की अकेली तेजी नहीं है, क्योंकि काफी लोग इस बात को लेकर डाउट करते हैं कि सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर खराब है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्केट बिना मतलब बढ़े जा रहे हैं। आपका डाउट करना सही हो सकता है, रीजनेबल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली हमारे बाजार बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर। सारी दुनिया के बाजारों में यही तेजी का आलम है, और हमारे यहाँ से तो कोरोना की सिचुएशन अमेरिका में, यूरोप में और भी ज्यादा खराब है, लेकिन उसके बावजूद वहां के बाजार भी लाइफ टाइम हाई पर है। तो ऐसा नहीं कि हम अकेले दुनिया से अलग है और मजबूत है और हम अपनी धुन में चल रहे हैं। ये तो कह सकते हैं कि पूरे कुएं में भांग गुली हुई है और सब उसका मजा ले रहे हैं। तो जब तक चल रहा है, जब तक म्यूजिक चल रहा है, जब तक पैसा आ रहा है, पार्टी एंजॉय कीजिए। जिस समय रिवर्सल के संकेत होंगे उस समय अलर्ट होंगे, उस समय एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना है वो होके रहेगा, या उस वक्त आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। लेकिन वो कब होगा, किस लेवल से होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 12,400 की रेंज में भी यही लगता था कि शायद लाइफ टाइम हाई के आसपास रुकेंगे। अब 13,200 की रेंज में तो भी ये आपको फीलिंग आ सकती है। तो मेरा ये समझना है कि आप जब तक ग्लोबल लिक्विडिटी आपके हाथ में है, जब तक फ्लोज आपके हाथ में है, तब तक तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां रिवर्सल का पहला संकेत आएगा इसी स्क्रीन पर आएगा, आपको पता चलेगा। सिर्फ एक ही रिस्क है, वो ये किसी एक दिन अचानक से रात को हो जाए, आप सुबह देखेंगे अरे ये क्या हो गया। वो रिस्क तो आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा लेकर चलनी पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग के तौर पर ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं। वो किस दिन होगा, किस लेवल से होगा, वो किसी को नहीं पता। बट अदरवाइज कहीं कोई चिंता की बात नहीं है दीप। जहां लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है और जहां मोमेंटम इतना स्ट्रांग है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और तेजी की पोजीशन को राइड करना चाहिए। हाँ, स्टॉप लॉस पर जरूर फोकस करें कि कहां किन लेवल्स के नीचे बाजार जाएगा, तो वो आपको निकल जाना है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो लिक्विडिटी से लड़ाई ना करें, मोमेंटम जब तक एक फेवर में है उससे भी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है सर। तो इसी मोमेंटम पर बात करेंगे सर, और आज की स्ट्रैटेजी भी समझना चाहेंगे, और फिर थोड़ी देर में आज की आईपीओ पर भी चर्चा करते हैं। तो बताएं सर, अच्छे संकेत एक बार फिर से, आज के क्यूज क्या रहेंगे? दीप, संकेत अच्छे हैं, और संकेत से पहले जो हम बात कर रहे हैं कि भाई कहां आपको फोकस करना चाहिए, तो मेरा ये समझना है इससे पहले कि मैं माफ कीजिएगा आपको संकेत दूं, एक चीज कहना चाहता हूं कि बाजार 12,800 13,200 की इस 400 पॉइंट की रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस रेंज में आप देखिए, इस रेंज में वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छे रनअप के बाद इन लेवल्स के आसपास बाजार अपना वक्त बिताने तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपको पहला संकेत कमजोरी का तब आएगा जब बाजार 12,800 के नीचे ट्रेड करके बंद करे और वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे, यानी कि आप 13,100 पर है, 12,800 आप देखिए लाइफ टाइम हाई पर है। आपको ये डिसाइड करना है लाइफ टाइम हाई पे क्या मैं 2-2.5% का स्टॉप लॉस रख सकता हूं। अगर वो नहीं रख सकते तो आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, फिर आप ट्रेडिंग अंदाज से कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से ऊपर होगा या मेरे हिसाब से नीचे होगा, वो एक अलग चीज है। तो एक सही साइंटिफिक तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन को रिव्यू तब करना है जब 12,800 के नीचे बाजार बंद होने की कोशिश करें। ज्यादा प्रिसाइजली मैं बताऊं तो 12,850। जब तक 12,850 के ऊपर निफ्टी बंद होता दिख रहा है तब तक आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तब आपके लिए अलर्ट का भी संकेत नहीं। और एक और चीज बता दो, यही लगे हाथ के 12,850 के नीचे भी ऐसा नहीं कि आप सब कुछ बेचकर निकल जाए। 12,850 के नीचे अगर बाजार जाता तो वहां आपको रिव्यू करना है कि
मुझे तेजी में कितना रहना है, कितना कम करना है। तो जब तक 12,850 के नीचे बंद नहीं होता निफ्टी, तब तक तो आप निश्चित तौर पर आप तेजी की पोजीशन में रहिए। 13,150, 13,200 छोटी बाधा है ऊपर की तरफ, इसके पार निकलकर फिर से बंद हुए तो और तेजी 13,400, 13,500 तक की बनने की संभावना बनती है। और जब तक ये नहीं होता तब तक 12,800, 13,200 की ट्रेडिंग रेंज को एंजॉय कीजिए, ये सिंपल है। अब मैं आपको लेवल्स, रेंज और सारे आपको संकेत दूँ। ग्लोबल संकेत मैंने आज न्यूट्रल साइड पर रखे, न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव ही मानकर चलिए, लेकिन एक बार आप न्यूट्रल मान सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स 200 अंक कमजोरी के संकेत दे रहा है। तो जितनी तेजी कल हम सोचे थे उतनी नहीं। कैसे? भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त 350 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर से, उसके मुकाबले 200 पॉइंट ही आप ऊपर बंद हुए, यानी कि 150 पॉइंट कम, और लगभग 150 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे, यानी कि आप लगभग 300 पॉइंट की डाउ की कमजोरी को आपको एडजस्ट करना है। उस हिसाब से आपके लिए ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है। एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू संकेत, फंड्स के संकेत नेगेटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत मैंने न्यूट्रल किए। ये एक बदलाव वायदा कारोबार के संकेत में हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है। देखिए कल आपको कहा था 1.28 का पुट कॉल रेशियो सीरीज की शुरुआत में, ये बाजारों को गिरने नहीं देगा, निचले स्तरों से आपको खरीदारी आती दिखेगी, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एफआईज के लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में 82% पहुंच गए, इसलिए, और खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आई और नीचे पुट कॉल रेशियो ने अपना कमाल दिखाया और वहां से बेहतरीन रिकवरी भी आती दिखी है। तो वायदा कारोबार के संकेत चूंकि पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया, अब न्यूट्रल हो चुके हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है और ट्रेंड भी पॉजिटिव। जी दीप। बिल्कुल, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, कोई परेशानी की वजह नहीं है जहां तक बाजार के मोमेंटम का सवाल है। रेंज फिर क्या निकल कर आ रही है सर दिन के हिसाब से, और ब्रॉडर रेंज मार्केट की क्या रहेगी? 12,970, 13,060, ये है दिन की आज सपोर्ट रेंज बाजार के लिए। बहुत मजबूत सपोर्ट है दिन के लिए, वैसे टूटना नहीं चाहिए, फिर भी एक रेंज और आप हैंडी रखें। 12,875, 12,925 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, वैसे वहां तक आएगा नहीं। 12,970, 13,060, ये रेंज भी अपने आप में काफी बेहतरीन है, जहां पर आपको खरीदारी होती दिखेगी। उसके पहले 13,075, 13,080 भी इंट्राडे में सपोर्ट है। अगर 13,075, 13,080 खुलता है, वैसे तो लग नहीं रहा है धीमे धीमे जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी मजबूत हो रहा है, लेकिन जहां अगर जितना ज्यादा गैप मिले नीचे की तरफ उतना बेहतर, जितना गैप से नीचे खुलेंगे उतना खरीदारी करने की राय होगी आपके लिए। ये तो होगी आपकी नीचे की रेंज। 13,140, 13,200, ये निफ्टी पर ऊपर की तरफ की रेंज है। 13,200 के पार निकलेंगे तो फिर और फ्रेश और बड़ी खरीदारी होती दिखेगी। बैंक निफ्टी 29,500, 29,600 दिन के लिए छोटा सपोर्ट रेंज है। यहाँ पर शायद अगर खुले तो बैंक निफ्टी में खरीदारी आती दिखेगी। वैसे इसके नीचे जाने के चांस कम है, फिर भी बैंक निफ्टी चूंकि उछल कूद ज्यादा करता है, रेंज बड़ी दिखाता है, वॉलेटाइल ज्यादा रहता है, तो आप 29,200, 29,350 को रॉक बॉटम सपोर्ट मानकर चलें बैंक निफ्टी के लिहाज से। ऊपर की तरफ 29,975, 30,175, यहां तक की यात्रा करने के लिए बैंक निफ्टी तैयार है। और एक बार 30,200 के पार निकलकर टिका, मजबूत रहा, तो 30,300 से 30,450 होगा, वो अगला टारगेट होगा इस रैली का नेक्स्ट टारगेट, जहां पर आपको नजर रखनी है बैंक निफ्टी पर। ये आपके लिए जो बड़ी रेंज, बड़े जोन हो गए दीप आपके लिए। जी ओके, तो ये आपके लिए बड़ी रेंज बाजार के लिए निकल कर आ रही है। सर दिन के हिसाब से कौन सी रेंजेस पर आपकी नजर रहेगी, क्या लेवल्स देखेंगे आप? 13,060, 13,125 दिन की छोटी रेंज है। 13,000, 13,150 दिन की मीडियम रेंज है। 13,145 का लाइफ टाइम हाई हमने बनाया हुआ है अभी तक, उसके आसपास मीडियम रेंज। 12,965 से 13,200 ये दिन की बड़ी रेंज मानकर चले। बड़ी रेंज भी छोटी ही आज मैंने रखी है। अब इस रेंज के बाहर कहीं निकलेगा तो हम देखेंगे कि कुछ और बड़ा डायरेक्शनल मूव आने की संभावना। बैंक निफ्टी 29,600, 29,975 दिन की छोटी रेंज है। 29,500, 30,175 दिन की मीडियम रेंज है। और 29,250 से 30,300 ये दिन की बड़ी रेंज है, जिस पर आपको नजर रखनी है आज के लिए। बता दूं एफआईज की तरफ से जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में, वो ओवरबॉट लेवल पर है। हालांकि 82% से 2% घटी है। देखिए कल हमने कहा कि 82% बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा नीचे आने की संभावना, इससे ज्यादा बढ़ने की संभावना कम है। और एग्जैक्टली आप देखिए कल एफआईज की तरफ से 2% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में कमी आती हुई दिखी, लेकिन एफआईज चूंकि भरकर खरीद चुके हैं, एक लेवल से ज्यादा वो इंडेक्स लॉन्ग बना नहीं सकते, तो ऊपरी स्तरों पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है।
या फिर आपको निचले स्तरों का इंतजार करना है। देखिए, इस एफआईएस के लॉन्ग पोजीशन बढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बेचकर निकल जाएं। खाली एक ही कि आपको एंट्री लेवल सही मिले, ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुट कॉल रेशियो 1.46 पर है, 1.28 से बढ़कर ये तो हल्का सा बढ़कर आया है, लेकिन न्यूट्रल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। विक्स 2% बढ़ा है, ठीक है, कंफर्टेबल है। जी दीप। अनिल जी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल बना था सर, क्योंकि कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे। जो फ्राइडे के सेशन से संकेत है, वहां पर हमने देखा कि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस बढ़ी थी, पर पुट कॉल रेशियो नीचे आया था। आज हम उल्टा देख रहे हैं, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी घटी है, अभी भी हायर लेवल्स पर ही है सर, जैसे आप बता रहे थे, बट पुट कॉल रेशियो में एक बड़ी बढ़त देखी है। कुछ संकेत हैं, ये क्या समझना चाहिए इससे सर? जी दीप, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं अलग अलग। पहली चीज ये कि जब एफआईएस के हम इंडेक्स लॉन्ग की बात करते हैं, तो वो इंडेक्स लॉन्ग में फ्यूचर्स के लॉन्ग है या फ्यूचर्स की पोजीशन जो बदलती वो है, और जब हम पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं तो वहां पर ऑप्शंस की पोजीशन के बेसिस पे हम करते हैं। तो ऑप्शन के ट्रेड अलग हैं और फ्यूचर्स के ट्रेड अलग है। फ्यूचर्स में एफआईएस ने थोड़ी सी अपनी लॉन्ग पोजीशन कम की है और हल्के से शॉर्ट्स भी बनाए, दोनों ही किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी लगे हाथ, कल इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से 482 करोड़ की बिकवाली हुई है। 482 करोड़ एफआईएस ने बेचा है। इसमें बेचने में दो चीजें, एक तो उन्होंने थोड़े शॉर्ट किए और दूसरा उनकी जो लॉन्ग पोजीशन थी वो कम किए, इसलिए आपको इंडेक्स में एफआईएस का लॉन्ग पोजीशन 2% से कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब आइए पुट कॉल रेशियो, जो आपका सवाल है। पुट कॉल रेशियो बढ़ा है। पुट कॉल रेशियो बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि जो पोजीशंस ऑप्शंस में बनी है वो आपको पुट कॉल रेशियो बता रहा है, और यहां पर आपको पोजीशन पुट्स में थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। और उस लिहाज से देखिए, 13,000 के पुट में कल 19 लाख शेयर जुड़े हैं, 13,100 के पुट पर 14 लाख शेयर जुड़े हैं। तो पुट में पोजीशन बढ़ी है और वहीं कॉल्स में कम हुई है। 13,000 के कॉल्स में 13 लाख शेयर कम हो गए। तो अब देखिए, कॉल्स कम हो रहे हैं और पुट बढ़ रहे हैं। पुट ऊपर है, कॉल नीचे है, और ये पुट कॉल रेशियो आपका सिंपल ऐसे समझ लीजिए। जब हम करते हैं ना वो बटा ऊपर 1/2 वैसा, तो ऊपर आपके पुट हैं जो बढ़ रहे हैं, लगभग कल आप देखिए 40-50 लाख शेयर पुट में बढ़ गए। ठीक है, नीचे आपके कॉल्स हैं जो घट रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पुट कॉल रेशियो ऊपर आ गया। तो पुट कॉल रेशियो जो बढ़ रहा है वो ऑप्शंस के डेटा में बदलाव की वजह से, और एफआईएस के जो पोजीशन घटी है इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन, वो फ्यूचर्स में बदलाव की वजह से। तो ये दोनों का मिक्स है, इसलिए ये इंसिडेंटली दोनों दिन इस तरह का रुझान दिख रहा है। जरूरी नहीं कि ये हो, ये डिपेंड करता है डे टू डे एफआईएस की तरफ से क्या ट्रेड है, लेकिन हाँ, दोनों डेटा इस लिहाज से अलग अलग देखना ठीक रहेगा। जी दीप। ओके सर, तो ये आपने क्लियर कर दिया कि किस तरह से पीसीआर का डेटा समझा जाए और किस तरह से एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस को देखा जाए। अच्छा सर, पोजीशंस की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, आज उन्हें क्या करना चाहिए? ओके, थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, दोबारा अनिल जी से 1 सेकंड में संपर्क भी हमारा हो जाएगा। बट एक बात जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो अनिल जी आपको लगातार बता रहे थे कि ये रेंज से ब्रेकआउट आएगा या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिहाज से, नई पोजीशंस के लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अभी के अगर आप संकेत देखें तो कोई परेशानी नहीं दिख रही है बाजार में। हाँ, यूएस मार्केट्स में रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हमने कल देखी थी, और फिलहाल डाउ फ्यूचर्स भी हल्का सा प्रेशर दिखा रहे हैं, बट 100-125 अंकों की मामूली सी गिरावट है। एसजीएक्स निफ्टी जो भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पर देखिए एकदम सपाट कारोबार हो रहा है, यानी कि एसजीएक्स निफ्टी भी इंतजार कर रहा है कि भारतीय बाजार जब शुरू होंगे वहीं से एक फ्रेश क्यूज आते हुए दिखेंगे, और कोई बिकवाली का दबाव आते हुए नहीं दिख रहा है। और ज्यादातर एशिया के बाजारों पर भी अगर आप देखें तो कोई ऐसा भारी बिकवाली का दबाव इस समय आपको नहीं आते हुए दिखेगा। मामूली सी गिरावट जापान, हांगकांग, शंघाई में आपको आती हुई दिख रही है, बहुत ही हल्की गिरावट है इस समय। तो एक नए क्यू, नए ट्रिगर के बाजार को इंतजार है कल, क्योंकि स्टिमुलस को लेकर एक नई चर्चा यूएस में फिर से शुरू हुई, तो वहां से कुछ आशा जरूर बनी थी, बट उस आशा को आगे एक्शन में आते हुए कितना समय लगेगा, ये एक बड़ी बात रहेगी। और दूसरा, जैसे कि बग्गा साहब भी बता रहे थे, 8 तारीख इस महीने की काफी इंपॉर्टेंट रहेगी जहां तक यूएस के इलेक्शंस का सवाल है, क्योंकि तब तक सारे मुद्दों को हल करने की डेडलाइन है। यानी कि 9 तारीख को क्लैरिटी रहेगी कि अब जो ट्रम्प साहब इतने लॉ सूट्स फाइल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोटर फ्रॉड हुआ है, क्या उसका एक्चुअली कुछ निकल कर आने वाला है, या फिर बाइडेन साहब के लिए एक क्लियर पाथ होगा व्हाइट हाउस वापस आने का। तो वहां पर नजर रखिए, ग्लोबल क्यू से ज्यादा परेशानी इस समय आती हुई नहीं दिख रही है। सर, बात कर रहे थे जहां तक एग्जिस्टिंग पोजिशन का सवाल है, बताइए क्या ध्यान रखना चाहिए आज के लिए एग्जिस्टिंग पोजिशन का?
जी माफ कीजिएगा दीप, मेरा कनेक्शन कट गया था तो इस वजह से मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग पोजीशन जिनकी है उन्हें इंट्राडे में स्टॉप लॉस आपको रखना है 13,000 का और क्लोजिंग बेसिस पर रखना है 12,950 का। 12,950 के नीचे बंद हो तो ही आपको पहला सावधानी का संकेत आएगा, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ करना है। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस में एक छोटा रख रहा हूं और कल के लोज पर रख रहा हूं 29,500, क्लोजिंग भी और इंट्राडे पे भी ये अपने को रखना है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो 13,150 लाइफ टाइम हाई के पार निकले तो फिर अब शॉर्ट रहने में, और बहुत ज्यादा अगर आपको और चांस लेना है तो 13,200 कर लीजिए, लेकिन मेरी राय नहीं होगी। 13,150 काफी है, बस वहां पर स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे बेसिस पर भी क्लोजिंग बेसिस पर भी। बहुत सेफ्टी रखनी है तो 13,200, मतलब सेफ्टी तो क्या मतलब बहुत आपको रखना नहीं, थोड़ा एक दिन और देखूंगा, वो कई बार होता है ना कि मैं एक दो दिन और अभी देख लेते हैं, क्या पता नीचे आ जाए। वो क्या पता नीचे आ जाए के हिसाब से आपको अगर चांस लेना तो अलग बात है। बाकी तो वैसे मंदी की पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कल ही हो जाना चाहिए। जब देखिए अगर सिंपल चीज है, अगर लाइफ टाइम हाई पर आप बंद हो रहे तो स्टॉप लॉस तो ट्रिगर बनता ही है ना। फिर स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं है अगर आप नहीं लगाएं तो। खाली एकेडमिक स्टॉप लॉस का कोई फायदा नहीं है, ये एक्चुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए, जहां पर आपको जरूरत है तो लगाएं भी। बैंक निफ्टी आपका स्टॉप लॉस होगा 30,000 के पार निकल कर टिके तो आप बैंक निफ्टी में भी आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लीजिए, यह आपके लिए राय होगी। अब आइए नई पोजीशंस कैसे बनानी है। निफ्टी खरीदे 12,965, 13,050 परफेक्ट रेंज है, अगर मौका मिले तो यहां पर जरूर खरीदना चाहिए। 12,900 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 13,100, 13,125, 13,145, 13,175, 13,200। अब प्रॉब्लम यह है कि हर 25-25 पॉइंट पर दीप निफ्टी में आपको रेजिस्टेंस है, तो उस लिहाज से मैंने दिया। ऐसा नहीं कि अंदाज से हर एक लेवल पर रुक रुक कर वो बढ़ने के संकेत है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, वो 13,175, 13,200 के आसपास चाहें तो चांस ले सकते हैं और आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 13,250 का। और नीचे की तरफ 13,150, 13,125, 13,075, 13,050 और 13,000। बेसिकली 13,000 से लेकर 13,200 की रेंज में हर 25 पॉइंट पर रुकावट है ऊपर और हर 25 पॉइंट नीचे सपोर्ट के तौर पर है। तो आपको 25-25 पॉइंट का व्यू एक बार लेकर निफ्टी पर ट्रेड करना है, ये तरीका आपके लिए ज्यादा सही होगा निफ्टी पर खरीदारी और बिकवाली करने के लिए। आज से बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी आपको खरीदना है 29,500, 29,600 की रेंज में मिले तो बहुत ही बढ़िया, क्या कहने, वहां खरीद लीजिए। 29,400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 29,750, 29,825, 29,900, 29,975, 30,175 और 30,275, ये तमाम वो टारगेट्स हैं जिसके लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी बैंक निफ्टी में। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 30,300, 30,425 की रेंज में शॉर्ट करने का मौका देखें। बैंक निफ्टी को बेचने का आपका स्टॉप लॉस बनेगा 30,500 का। नीचे की तरफ के टारगेट दीप जो आएंगे वो 30,200 का होगा पहला टारगेट, 30,050, 30,925, 30,825, 30,750, माफ कीजिएगा 29,925, 29,825, 29,750 और 29,625, ये तमाम टारगेट्स हैं बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जिसके लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, ये आपके लिए है। हाँ, एग्रेसिव ट्रेडर्स चाहें तो एक बार 30,150, 30,200 के आसपास भी चांस ले सकते हैं शॉर्ट करने का, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा आपका 30,300 का अगर आप नीचे की तरफ शॉर्ट करते हैं तो, और अगर ऊपर करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक बात है जी दीप। बिल्कुल सर, तो इंटरेस्टिंग डे होगा, देखते हैं किस हिसाब से एक्शन बनता है। अच्छा सर, फंड्स का डेटा तो आपने विस्तार में समझा दिया है, जो वायदा कारोबार का डेटा है आपने न्यूट्रल रखा है, वहां से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? दीप देखिए, वायदा कारोबार के डेटा में सिंपल ये है कि पुट कॉल रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं, एफआईएस के लॉन्ग पोजीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमियम निफ्टी पर थोड़ी सी घटी है, 48 पॉइंट से घटकर 35 पॉइंट के आसपास। वहीं बैंक निफ्टी में 58 पॉइंट से बढ़कर 75 पॉइंट आई है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 13,000 का वायदा कारोबार में। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 40 लाख शेयरों का, उसमें से 19 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए। वहां पर आपको संकेत साफ तौर पर मिलने की 13,000 अब आपके लिए एक रेंज शिफ्ट करके मजबूत होने का बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर हल्की सी रुकावट 13,200 के लेवल पर है, 25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में। लेकिन 13,100 पर जहां पर आप बंद हुए हैं कल, और 13,100 पर ऑलरेडी 65-70 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी शॉर्ट हो चुके हैं, और 13,100 पर कॉल राइटर्स 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट लेकर बैठे हैं। तो 13,100 के ऊपर आप हैं, मजबूत हैं, और शॉर्ट कवरिंग देखेंगे और 13,200 तक जाने की संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है दीप,
बैंक निफ्टी में देखिए 29,500 इमीडिएटली सपोर्ट है, क्योंकि 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, और 30,000 हल्की रुकावट का लेवल है। 30,000 पर 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में। 30,000 पार किया तो फिर बैंक निफ्टी में अच्छी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, जो बैंक निफ्टी को पहले 30,150, 30,200 तक ले जाएगी, और उसके बाद 30,300, 30,400, 500 की रेंज तक भी ले जाने के लिए तैयार है। तो 30,000 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ है। जी दीप। बिल्कुल, और कल के 2000 में तो आपने खरीदारी भी करवाई थी बैंक निफ्टी में। 30,000 का पहला टारगेट है, देखते हैं आज 30,000 और उसके आगे के दर्शन होते हैं कि नहीं। सर, आज का बड़ा सवाल, बर्गर किंग का आईपीओ, क्या राय है आपकी सर? इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें? दीप देखिए, कुछ चीजें अच्छी है और कुछ चीजें कम अच्छी हैं इस आईपीओ में। दोनों चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि दोनों चीजों में आपको कैसे देखना है। पहली चीज तो ये कि अच्छा क्या है। अच्छा ये कि बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, ग्लोबल प्रेजेंस है, उसका फायदा इन्हें मिलता है। न सिर्फ आपके लिए लोकल कस्टमर्स होते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, वो भी जो अपने देश की वेल नोन ब्रांड होती है तो वो वहीं जाकर ढूंढते हैं। हम भी अगर विदेशों में जाते हैं तो हमारे यहाँ की जो स्ट्रांग ब्रांड है वहां जाकर हम इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं। तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि ग्लोबल प्रेजेंस होने का बड़ा फायदा ये आपको मिलता है। ये एक चीज है, तो एक ब्रांड बड़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा ये कि रेवेन्यू और ग्रोथ की विजिबिलिटी है। ये कल भी हम यही बात कर रहे थे कि हमारे ज़माने में जो होता है वो था कि जंक फूड, कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा हुआ करता था, नमकीन हुआ करती थी। आज के ज़माने में जंक फूड, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और ये सारी चीज़ें होती है, पिज्ज़ा वगैरह। तो आज की जनरेशन वो खाती है। तो आपको बिजनेस वो करना है, वो देखना है जो नेक्स्ट जनरेशन के काम का हो, और नेक्स्ट जनरेशन तो अभी कोई ऐसे रुकने वाली है नहीं बर्गर खाने से। तो ग्रोथ विजिबिलिटी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है, और ग्रोथ अब पिछले 3-4 सालों से आप देखेंगे तो ग्रोथ में आपको अच्छी विजिबिलिटी नजर भी आएगी। कम नेगेटिव क्या है, अभी तक कंपनी ने नेट लेवल पर प्रॉफिट नहीं किया है। EBITDA लेवल पर पॉजिटिव है, ये बात सही है, लेकिन अभी तक कंपनी को प्रॉफिट दिखाना बाकी है। हल्के से वैल्यूएशन साइज के लिहाज से देखेंगे, वैसे तो जुबिलेंट फूड, वेस्ट लाइफ सभी महंगे ट्रेड करते हैं, कोई सस्ता है नहीं इस स्पेस में, लेकिन फिर भी जो वैल्यूएशन आपको चाहिए आईपीओ में थोड़ा और अट्रैक्टिव हो तो बेहतर है। लेकिन सिंपल चीज ये है कि वैल्यूएशंस आपके लिए हल्के से महंगे हैं लॉस मेकिंग कंपनी के लिहाज से, लेकिन इवेंचुअली इन कंपनियों में आप है ना पैसा जब लगाते हैं तो आप ग्रोथ और रेवेन्यू विजिबिलिटी पर लगाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आने में वक्त लग सकता है। लेकिन इंटरेस्ट पूरा है, चाहे वो जुबिलेंट फूड वर्क्स आप देख लें, चाहे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट देख लें, और चाहे आप अब बर्गर किंग देख लें। तो मुझे लगता है कि इन सबको देखते हुए आप एक बार चांस ले सकते हैं पैसा लगाने का। मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी, दोनों ही तरीके से अगर आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। लिस्टिंग पर मुनाफा होने की भी संभावना, उम्मीद करता हूं कि लिस्टिंग पर आपको कम मिले या ज्यादा मिले, मुनाफा तो मिलेगा, नुकसान नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो अच्छा स्टॉक है ये, महंगा था, महंगा है, शायद ये भी महंगा ही रहेगा, ठीक जुबिलेंट फूड वर्क की तरफ से। और दूसरा एक और चीज बहुत क्लियर है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, बड़े निवेशकों का इंटरेस्ट इसमें रहेगा। तो अगर आपके रिस्क लेने की ताकत है, बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी और लंबी अवधि के लिहाज से। जी दीप। बिल्कुल, तो पैसा लगा सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी लगा सकते हैं, लंबी अवधि के लिए भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरफ से आप इस आईपीओ को अप्रोच करेंगे। वैसे भी जैसे जैसे आईपीओ के सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा आपको अपडेट तो हम देते ही रहेंगे, पर नजर रखिए बर्गर किंग का आईपीओ आज खुलने जा रहा है। आइए आपको बता देते हैं और कहां आपको आज के एक्शन में नजर रखनी है। हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है। वरुण, कुशल और आशीष से जानते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रहेगा। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स क्या हैं और खबरों वाले न्यूज कौन से हैं? देखिए, ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं वेदांता को जो काउंटर है उसके ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि ट्यूटिकोरिन का इनका जो प्लांट बंद हुआ था उसको खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। 11 बजे ये सुनवाई होने वाली है, तो उस लिहाज से वेदांता सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज। इसके अलावा जो ऑटो नंबर्स आए काफ़ी बेहतर आए हैं। आयशा मोटर्स देखिए, जो रॉयल एनफील्ड की बिक्री है 5.5% ये बढ़ी है और अनुमान से काफ़ी बेहतर है। 62,000 यूनिट्स का अनुमान लगाया जा रहा था, 63,780 यूनिट इस कंपनी ने बेचे हैं, जो कि अनुमान से करीब 1,500 यूनिट ज़्यादा है, तो काफ़ी बेहतर है। टाटा मोटर्स ओवरऑल अच्छे हैं और जो पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स रही है वो काफ़ी बेहतर रही है। यहाँ देखिए पैसेंजर व्हीकल्स की जो बिक्री है 10,400 यूनिट से बढ़ के 21,640 यूनिट पे आई है
और जो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री है उसमें हालांकि 9% के आसपास की गिरावट हुई है। कुल बिक्री जो है उसमें करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। हीरो मोटो काफ़ी बेहतरीन यहाँ भी नंबर्स है, 14-14.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली कुल बिक्री में। 5,57,000 यूनिट्स का अनुमान था, 5,51,000 के आसपास ही आया है, तो 5,90,000 के आसपास ही आया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। भारतीय इंफ्राटेक पे नज़र रखिए क्योंकि भारतीय इंफ्राटेक में आज काफ़ी ब्लॉक डील्स होने वाली है। अनडिस्क्लोज परचेसर है जिसको ये स्टेक बेचा जाने वाला है, 216 रुपये से 225 के भाव पे ये ब्लॉक डील जो है वो संभव हो सकती है, तो इस काउंटर पे नज़र रखिएगा। और डॉक्टर रेड्डीज, RDIF और डॉक्टर रेड्डीज ने भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है उसके क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत कर दी है। भारत में फेज़ 2 और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाने वाले हैं, तो ये स्टॉक भी आप सबके रडार पे होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। कुछ और खबरों वाले शेयर्स कुशल के पास है, वो भी जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब देखिए यूपीएल के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है क्योंकि 2016 के जो इंटेलेक्चुअल मामला था जिसमें एग्रोफ्रेश ने याचिका दायर की थी, उस मामले में अमेरिकन कोर्ट ने जो है यूपीएल को बड़ी राहत देते हुए नजर आया है। और यहाँ पर जो उनको जुर्माना लगाया गया था $3.1 करोड़ का, उसको अब घटाकर $1.3 करोड़ कर दिया गया है। और FY20 में ही कंपनी ने $3.1 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी, तो यहाँ पर आपको इस वित्तीय वर्ष में हो सकता है रिवर्स प्रोविजनिंग देखने को मिले, तो इनके लिए पॉजिटिव खबर है। साथ ही कोल इंडिया नवंबर के प्रोविजनल आंकड़े आते हुए दिखे हैं, जहां पर उत्पादन आंकड़े जो है वो 50 मिलियन टन से बढ़कर 51.7 मिलियन टन हो गए हैं, यानी 3.3% की बढ़त। साथ ही कंपनी का जो ऑफटेक आंकड़ा है वहां पर भी 8% की बढ़त हमें देखने को मिली है। साथ ही फाइजर इंडिया पर की सेंटिमेंटल पॉजिटिव है क्योंकि फाइजर बायोटेक की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन की मंजूरी के लिए EU में इन्होंने आवेदन कर दिया है, तो यहां पर देखते हैं कि अब आगे किस तरह की डेवलपमेंट्स होती है। साथ ही रेलवे लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे, जैसे कॉनकोर, गेटवे डिस्ट्रीपैक्ट, नवकार कॉर्पोरेशन, क्योंकि नवंबर में इस साल की सबसे ज्यादा रेलवे फ्रेट जो है वो दर्ज होती हुई दिखी है। सालाना आधार पर देखेंगे तो करीब 9% की बढ़त जो है आपको रेलवे फ्रेट चार्जेस में आती हुई दिखी है। साथ ही कुछ एक बल्क डील्स है मेरे पास, जिसमें प्राज इंडस्ट्रीज पहला है, जहां पर टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो है 11.6 लाख शेयर्स 91.16 पर शेयर के भाव पर बेचे हैं। तो और साथ साथ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर भी नजर रखिए क्योंकि अदानी लॉजिस्टिक्स ने भी यहां पर करीब 11.6 लाख शेयर्स बेचे हैं 56.73 के प्राइस पर। और अंत में इनसाइडर ट्रेड में जो प्रमोटर LG बालकृष्ण एंड ब्रदर्स के हैं V राजवर्धन ने, उन्होंने 27 नवंबर को करीब 53,000 शेयर्स बेचे हैं। तो तीनों के तीनों फंड एक्शन जो है वो स्टॉक्स के लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ एक्शन, फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले मारुति JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 8,200 रुपए के लक्ष्य लिए 7,099 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि दिसंबर महीने में भी अगर आप देखें तो बिक्री में ग्रोथ बढ़िया देखने को मिलेगी और मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो FY21 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से करीब 27 के मल्टीपल पर है, यानी स्टॉक इन्हें रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से भी आकर्षक नजर आ रहा है। फिनिक्स मिल्स स्टॉक पर भी फोकस रखना होगा, CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 790 रुपए से बढ़ाकर 872 रुपए कर दिया, 690 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि GIC के साथ कंपनी अहम डील करने वाली है। कंपनी ने QIP के माध्यम से भी पूंजी जुटाई, यानी कंपनी के पास जो है एक बढ़िया वॉर चेस्ट रेडी हो रहा है, जिससे आगे जाकर कंपनी नए एक्विजिशन कर पाएगी। HPCL मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 246 रुपए के लक्ष्य के लिए 211 के आसपास की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस आकर्षक हैं। आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1990 रुपए के लक्ष्य के लिए 1062 के आसपास की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि अगले कुछ तिमाहियों में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और इन्होंने EPS के अनुमान में 7 से लेकर 8% की कटौती की है। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आप रखे नजर। रिलायंस पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, 2000 के नीचे का टारगेट। आइए, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वक्त है पिक ऑफ द डे का। स्वागत है आप सबका, सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कीजिए बंसल जी अपनी पिक ऑफ द डे के साथ।
मॉर्निंग अनिल जी, सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है एमआरपीएल। इसके अंदर कल काफी समय बाद एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, बट मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, 1-2 दिन के नजरिया बना के एमआरपीएल पे एक अच्छी बाइंग की जा सकती है। 30 रुपीज 80 पैसा, 30 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस है, 34 रुपए 40 पैसे, 34 रुपीज 40 पैसा के टारगेट के लिए एमआरपीएल को खरीदने की राय है। ओके, एमआरपीएल में करें खरीदारी। ये है कैश का स्टॉक आपके लिए आता हुआ बंसल जी की तरफ से। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा भी बाय करने का इरादा है। स्टॉक है भारती एयरटेल। कल जिस तरह से अवरली चार्ट्स में जो बाइंग दिखी और वो सस्टेन भी हुई काफी हद तक, मुझे लगता है आज के दिन में आउट परफॉर्म करना चाहिए। 479 का क्लोज है, 473 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 495 तक के टारगेट। ओके, 473 का स्टॉप लॉस, 495 के टारगेट, भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की राय। हिमांशु जी नमस्कार सर, बताइए आपका आज का पिक ऑफ द डे। जिस हिसाब से रैली स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में देखने को मिल रही है, तो उसके चलते 2 कैश काउंटर्स हैं जो मुझे पसंद है आज के लिए। पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है स्टॉक है KRBL। स्टॉक लगभग 250-60 के रेंज में कंसोलिडेशन बेस बनाने के बाद कल के सेशन में एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक यहां से 8 से 10% की तेजी के लिए तैयार है। तो पहला स्टॉक रहेगा KRBL, जिसमें 270-271 के आसपास का कल का क्लोज है। 262 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। 300 रुपए तक के टारगेट्स KRBL में आज के ही सेशन में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अनिल जी एक और भी मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे है, वो भी कैश काउंटर में ही है और वो है रियलिटी पैक से। तो अनिल जी ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर हम एक कैश सेगमेंट में स्पेशली जो स्टॉक्स है उसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो एक स्टॉक जो कि कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट देने में कामयाब रहा है, स्टॉक है अजमेरा रियलिटी। स्टॉक में कल की क्लोजिंग है लगभग 107-108 रुपए के आसपास, तो वहां पे खरीदारी करने की राय है। 128-130 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और 102 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, 102 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अजमेरा रियल्टी में भी करें खरीदारी और साथ ही KRBL में 2 कैश स्टॉक है ये रडार पर आपके लिए आते हुए हिमांशु जी की तरफ से। गुड मॉर्निंग कुणाल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए मेरी भी खरीदारी की राय है और एक कैश मार्केट का शेयर है हेडसन एग्रो, जिसमें अनिल जी एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा और ये जो ब्रेकआउट है अनिल जी ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट इस स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है 970 रुपए के ऊपर। तो इन स्तरों पर बाय करके चलना है। मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक जैसे ही एक्सपोनस होगा इसमें और बड़ी तेजी बनेगी, तो इन स्तरों पर बाय करके चले। 970 रुपए पर जो कि ब्रेकआउट का लेवल है वहां स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 1025 का, दूसरा टारगेट 1050 का, तो 1050 के टारगेट से हेडसन एग्रो में खरीदारी कराएं। ओके, हेडसन एग्रो यहां पर करें खरीदारी। ये है राय। आज क्या बात है, सब लोग वागले साहब जरूर भारतीय एयरटेल में, लेकिन बाकी सारे लोग कैश मार्केट। कुणाल ये क्या बात है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन बढ़ रहा है अब? बिल्कुल अनिल जी, देखिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में ही सबसे अच्छी तेजी बन रही है और ब्रेकआउट भी दर्जनों ब्रेकआउट है अनिल जी। सबसे बड़ी समस्या भी यह है कि तय करना मुश्किल पड़ रहा है कि किसको लें और किसको छोड़ दें। वाह, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, क्या बात है, बढ़िया है। मतलब नहीं ले पाने की समस्या से ज्यादा ले पाने वाली समस्या बेहतर है, ये मानकर चले तो लेते रहे जो समझ में आए, जितना समझ में आए। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए एक और आपसे बात कहनी थी, अगर 1 मिनट का वक्त हो। एक अनिल जी मेरे मित्र हैं, वो वैसे फिल्में बनाते हैं और सीरियल्स बनाते हैं। तो अनिल जी वो हमारे कार्यक्रम के नियमित दर्शक हैं और वो अनिल जी आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भेज रहे हैं। तो उनका अनिल जी एक कहना है कि आपके शो में कॉमेडी है अनिल जी, देशभक्ति है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है अनिल जी, सारे जितने भी इमोशंस हैं वो सारे इस शो में हैं। तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट है अनिल जी, ये उनका कहना है, केवल रोमांस की कमी है। और दूसरा अनिल जी एक सीरियस नोट पे उनका ये कहना है कि जो आपकी कॉमिक टाइमिंग है अनिल जी वो जबरदस्त है।
यानी कि आप एक नेचुरल कॉमिक टाइमिंग है अनिल जी, आप जिस तरह से चुटकुला करते हैं, लतीफा करते हैं, अनिल जी उनका कहना है बहुत मुश्किल काम है और ये आपका एक नेचुरल गिफ्ट है। तो कभी भी अगर अनिल जी आपका इंटरेस्ट हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं अनिल जी। तुरंत प्रभाव से वो एमओयू बनवाइए और साइनिंग अमाउंट का चेक भिजवाइए। और जहां तक रोमांस का सवाल है तो रोमांस वाला डिपार्टमेंट मैंने 2 जनों के लिए छोड़ा हुआ है। एक हमारे बंसल जी जो हर रोज हर हफ्ते किसी न किसी नए पैटर्न के साथ शादी करते रहते हैं। दूसरा आपके और आशु जी के बीच में जो वैलेंटाइन प्यार है आप लोगों का, ये डिपार्टमेंट मैंने आप दोनों के लिए छोड़ा हुआ है। बाकी सारा सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तो चिंता ना करें। उनको बोलिए बस आप तो तैयारी कीजिए। और आजकल वैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यही स्वीकार करना शुरू किया कि हाँ भाई कोई तो साइन कर ले। चलिए कुणाल जी, सुबह सुबह आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं आगे। शुभम जी तैयार है। शुभम जी बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी के राय है और ख़रीदना है जिंदल स्टील एंड पावर को। तो अगर हम पूरे मेटल पैक को देखें तो मेटल पैक में काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड कुछ समय से बना हुआ है। और अगर हम डेरिवेटिव डेटा में देखें तो जिंदल स्टील में कंटिन्यूसली एक लॉन्ग एंड वाइंडिंग साइकिल बना हुआ है और प्राइस एक्शन से भी ईयरली हाइज पे स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। और रिसेंटली हमने देखा कि एक ब्रेकआउट भी चार्ट्स पे आता हुआ दिखा था। तो मुझे लगता है कि ये सारे डेटा पॉइंट पॉजिटिव हैं, तो एक ऑप्शन के थ्रू एक ट्रेड हमें यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। 260 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 12 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग प्राइस था इसका। तो इस कॉल ऑप्शन को खरीदें। यहाँ पे लक्ष्य होगा 20 रुपये का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 9 रुपये पे। तो जिंदल स्टील एंड पावर पे आज खरीदारी की राय। ओके, जेएसपीएल का 260 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है 13 में, 9 का स्टॉप लॉस, 20 का टारगेट। अविनाश जी सुप्रभात, बताएं सर आपके पसंदीदा स्टॉक आज के लिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आज 2 स्टॉक्स है। एक तो एक छोटा पोजिशनल पिक है जो रियल एस्टेट सेक्टर से है और हमको यहाँ पे फिनिक्स मिल पसंद है। इनफैक्ट ये जो कल कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आया है कि ये अपना थोड़ा बहुत एसेट एक दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं और जहाँ पे 26% CIC सिंगापुर लेगा, ये बहुत ही पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। हम समझते हैं कि इससे डेफिनेटली कंपनी का जो कर्जा है प्लस जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो काफ़ी होगी और यहाँ पे कम से कम 705-710 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो ये डेफिनेटली आज को खरीदना चाहिए फ्रॉम द करंट प्राइस ऑफ 680। और दूसरा स्टॉक जो कैश सेगमेंट में हमको पसंद है वो बेसिकली रैमको इंडस्ट्रीज है। ये बेसिकली एस्बेस्टस शीट्स में एक डोमिनेंट प्लेयर है, प्लस इनका जो प्रोफाइल है, ये रैमको सीमेंट्स रैमको ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने बैलेंस शीट पे अभी भी रखे हुए हैं। इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें अनिल जी तो करीबन 4,500 करोड़ की वैल्यू बनती है। तो करीबन अगर करंट प्राइस को अगर हम देखें तो पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि एस्बेस्टस बिजनेस आपको मुफ्त में मिल रहा है। तो ये ऑपरेशनली भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, पहले 6 महीने के नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ से हमको लग रहा है कि निवेश का एक अच्छा मौका है। करीबन साल भर में करीबन 290-300 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये 2 स्टॉक्स मेरी तरफ से। ओके, तो 290-300 के टारगेट्स के लिए रैमको इंडस्ट्रीज को खरीदिए और नियर टर्म टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए फिनिक्स मिल्स पर, जहां पर आज न्यूज़ डेवलपमेंट भी आपने आते हुए दिखाया। तो एक्शन वाला दिन रहने वाला है और कई सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। अविनाश जी, ऑटो बिक्री अभी तक तो अनुमान से अच्छी ही आती हुई दिखी है लगभग सभी कंपनीज की, और टाटा मोटर्स की भी देखिए तो सीवी बिक्री थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, बट जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स हैं ये डबल हो गई हैं। स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में रहा है, पर यहां से भी वैल्यू देखते हैं सर टाटा मोटर्स में? मुझे लग रहा है कि दीपांशु कमर्शियल व्हीकल सेल्स आगे जनवरी टू मार्च के महीने में और भी बढ़ने की उम्मीद है और हमको लग रहा है कि जो मोमेंटम अक्टूबर से देखने को मिला है वो बरकरार रहेगा। और दूसरी बात जो टाटा मोटर्स के लिए लागू है, जो काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकते हैं, वो बेसिकली स्क्रैपेज पॉलिसी है। अनुमान है कि आने वाले बजट में ये स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस होगी। तो अगर ये ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि और भी तेज़ी से कमर्शियल व्हीकल के सेल्स बढ़ेंगे, क्योंकि पहले जो स्क्रैपेज का जो आइटम होगा वो कमर्शियल व्हीकल के ट्रक्स होंगे। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए बहुत फायदे की बात रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर टाटा मोटर्स में आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए।
ओके, तो कोई भी गिरावट टाटा मोटर्स में आएगी उसको खरीदने का मौका समझा जाए। नजर रखिए, ऑटो स्टॉक्स आज एक बार फिर से एक्शन में रहेंगे। भारतीय इंफ्राटेल, ये स्टॉक भी एक्शन में रहने वाला है। शुभम जी, जरा इसके चार्ट्स देखकर बताइए। आज शायद कुछ ब्लॉक डील्स भी हो सकती हैं। अनडिस्क्लोज्ड बायर है इस समय, जेपी मॉर्गन बुक रन करेगा इसकी, पर अनुमान है कि 215 से 225 के भाव पर ब्लॉक डील्स हो सकती हैं। कुछ खरीदारी इसमें संभव है। चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है भारतीय इंफ्राटेल का? दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग। चार्ट स्ट्रक्चर भारतीय इंफ्राटेल का मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, और अगर हम इसमें एकदम प्योरली 2 से 3 दिन का अगर हम व्यू यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि 230 तक के यहाँ पे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, और एक जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे प्राइस में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, उसमें मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए। तो 230 तक का लक्ष्य होगा, 2 से 3 दिन का ये टारगेट है, और 209 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे तो खरीदारी की राय होगी भारतीय इंफ्राटेल पर। बिल्कुल, तो भारतीय इंफ्राटेल पर नजर रखिए, आज स्टॉक एक्शन में आपको आते हुए दिख सकता है। नजर रखिए कुछ और शेयर्स पर जहां पर एक्शन आज हो सकता है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स काफी एक्टिव रहा है पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस में। कुणाल जी, हमने एक्शन काफी देखा है, स्नोमैन काफी एक्टिव रहा है। अदानी लॉजिस्टिक्स, जिसकी अब इस कंपनी में हिस्सेदारी है अदानी ग्रुप की, वहां पर हमने देखा है कि तकरीबन 11.5 लाख शेयर्स बेचे गए हैं 56.7 के भाव पर। चार्ट्स क्या बता रही है स्नोमैन की? देखिए, चार्ट पर एक बड़ा रनअप हमने देखा है दीपांशु, और पिछले 2 सत्रों से हम देख रहे हैं कुछ कंसोलिडेशन होता हुआ। मुझे लगता है कि देखिए, ये स्टॉक के लिए एक बड़ा सपोर्ट अब क्रिएट हो गया है 50 रुपए के आसपास, और ये लेवल्स मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से वायलेट होंगे। तो ये जो करेक्शन चल रहा है, मुझे लगता है कि 50-52 रुपए के आसपास इसको बाय करना चाहिए। वापस से मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 70 रुपए के लेवल्स दिखाएगा, तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है स्नोमैन। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में यह है आपके लिए राय। अच्छा वागले साहब, आपका फेवरेट स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज, अच्छी खबर यह आई है कि स्पुतनिक जो वैक्सीन इनकी बन रही है उसकी क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दी है, तो ये एक अच्छी खबर है। क्या वापस से वो आपकी जो रेंज है 5000 5200 ऊपर वाली, उस रेंज में जाने को तैयार है? क्या आज खरीदारी करनी चाहिए? क्या है आपकी राय? अनिल जी, आज जाएगा, अगले कुछ दिनों में जाएगा ये मैं कह नहीं सकता, शायद आज जा सकता है, लेकिन एक बार 5000 के ऊपर 5020 5030 अगर कंक्लूसिवली ब्रेक करता है, फिर मैं कहूंगा कि ये 5200-300 के लिए तैयार है। तब तक 5000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऑन द डाउन साइड 4700 ब्रेक करेगा, ये भी मेरा मानना नहीं है, तो हम लगभग बॉटम के आसपास। तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर आए। एक और स्टॉक है जो मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है, वो है यूपीएल। यहां पर भी कुछ अच्छी खबरें आती हुई दिखी। अविनाश जी आपके रडार पर भी रहता है। एग्रोफ्रेश के साथ जो इनका मामला था यूएस कोर्ट में, उसमें इन्हें राहत मिली है। $300 मिलियन की बजाय $130 मिलियन में ही इनके वो काम चल जाएगा, जबकि ये पूरा राइट ऑफ भी कर चुके हैं। कल स्टॉक बड़ी मजबूती के साथ डे हाई पर बंद हुआ है। सेठी साहब ने भी कल क्लोजिंग वाले शो में से रिकमेंड किया था क्या खरीदारी करनी चाहिए, और कल सुबह भी इसकी रिकमेंडेशन आई थी, मेरे ख्याल से सुमित जी की तरफ से आई थी। तो 2 रिकमेंडेशन यूपीएल में खरीदारी करने की लगातार रही है। विश्वेश जी ने क्लोजिंग वाले शो में कहा था यूपीएल खरीदारी करने की राय है। सुमित जी ने सुबह 430 का कॉल ऑप्शन लेने की राय दी थी, और सेठी साहब ने भी अपनी शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर इसे रिकमेंड किया था। तो बताइए अविनाश जी, यूपीएल। इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा ट्रिगर है यूनाइटेड फॉस्फोरस के लिए, क्योंकि ये जो ओवरहैंग था यूएस सूट का, ये अभी ऑलरेडी सेटल हो चुका है और कम सेटलमेंट में हो चुका है। हालांकि इसका ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि कैश फ्लो पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली जो ओवरहैंग था वो डेफिनेटली स्टॉक से निकल जाएगा। और जैसे प्रीवियस सेकंड क्वार्टर में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो भी काफी पॉजिटिव थी। कंपनी मानती है कि और थोड़ा कटौती उनके कर्जे में करने की जो प्रोसेस है वो अभी जारी रहेगी, और प्लस वर्किंग कैपिटल में भी कटौती करने की बात कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि करीबन 475-480 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, और यहाँ पे एक अच्छा खरीदने का मौका है। आने वाले कम से कम FY22 में नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो एग्रो कंपनीज होती है उसका फर्स्ट हाफ पीरियड सेकंड हाफ पीरियड से काफी अच्छा होता है, लेकिन ओवरऑल ये लेवल काफी अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है और ओवरऑल भी ये बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहां पर आपके लिए
बन सकती है खरीदारी की राय। यूपीएल आज एक्शन में रहना चाहिए, इस बात की पूरी संभावना है। एक और स्टॉक है बंसल जी जिस पर आपको राय देनी है, यस बैंक। यस बैंक पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है, 2023 तक वो रिटेल और एसएमई लोन को दुगुना करेंगे। कल उन्होंने कहीं या तो इंटरव्यू दिया है, कहीं काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई है। और कल स्टॉक 5% के ऊपरी सर्किट पर भी था। दिवाली के दिन पर हमारी रिस्की बेट के तौर पर एबी कैपिटल और यस बैंक दोनों ने कमाल करता हुआ दिखा है। ये बताइए आज 12 बजे यस बैंक का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ भी होगा कॉर्पोरेट रडार में, तो वो भी मिस मत कीजिएगा। कॉर्पोरेट रडार जरूर देखिएगा। 12 बजे यस बैंक से हम पूरा अपडेट भी लेंगे। राजन पेंटल साहब हमारे साथ होंगे, ग्लोबल हेड रिटेल बैंकिंग यस बैंक के। लेकिन उससे पहले बताएं बंसल जी, यस बैंक के लिए टारगेट्स। देखिए अनिल जी, आपके साथ साथ आप सबसे पहले थे जिन्होंने सबसे पहले एकदम लोअर लेवल्स पे रिकमेंड करना शुरू करा था। उसके बाद मैंने भी आपको ज्वाइन करा। टेक्निकली कल के सत्र में देखें तो एक फ्लैग पैटर्न से यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है और अब टेक्निकली एक स्टॉप लॉस जो बैठता है वो 14 रुपीज के आसपास का बैठता है। और इस स्टॉक के अंदर तो अभी तेजी शुरू हुई है। पहला टारगेट यहाँ पे बैठता है 16 रुपए 50 पैसे से लेकर 16 रुपए 80 पैसे का, 16 रुपीज 50 पैसे से लेकर 16 रुपीज 80 पैसा टारगेट जोन है। जिन्होंने भी लिया हुआ है इन टारगेट्स के लिए होल्ड करें, और जो लेना चाहते हैं 14 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इन सेम टारगेट्स के लिए बाइंग की जा सकती है। तो खरीदारी की राय है यस बैंक पे अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए यस बैंक पर खरीदारी करने के लिहाज से राय आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे और सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी से लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। सुमित जी बताइए। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, यूपीएल मेरे को चार्ट्स के ऊपर मजबूत दिख रहा है। यूपीएल में कल पहला दिन है जब लोअर लेवल से एक अच्छी बाउंस देखने को मिली है और यूपीएल यहां से रैली कंटिन्यू करेगा, जिसके अंदर आज इंट्राडे के अंदर यूपीएल में अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा। 440 का लेवल टूटते ही 450 रुपए तक के लेवल यूपीएल में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने कल से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर रखी है वो पोजीशंस को होल्ड करें। आज इंट्राडे में अगर कोई भी 1-2 रुपए का डिप मिलता है तो उसमें खरीदारी करें। नीचे में 416 417 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 450 रुपए तक के लेवल यूपीएल में इमीडिएटली देखने को मिलेंगे और फिर पोजिशनली 470 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीएल एक अच्छा बाय है यहाँ पे। अच्छा बाय है। सुमित जी ने कल भी खरीदारी की राय दी थी और आज खबरों के दम पर भी ये स्टॉक आपको एक्शन में दिखेगा।